नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार में बीजेपी को अकेला छोड़कर आरजेडी से हाथ मिला नीतीश कुमार ने बड़ा सियासी खेला किया है। वो 8वीं बार मुख्यमंत्री भी बन गए हैं और राज्य में एक बार फिर महागठबंधन सरकार भी लौट आई है। जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को बिहार में बड़ा नुकसान होगा। आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को कई सीटों पर नुकसान संभव है, लेकिन इसी नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह एक्शन मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ साथ बिहार बीजेपी के बड़े नेता शामिल थे। बैठक का उद्देश्य भी बिहार की वर्तमान स्थिति को समझना और तमाम तरह की चुनौतियों से पार पाना था। इसके अलावा पार्टी ने इस बात पर भी जोर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को हर कीमत पर 35 सीटें जीतनी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर क्लीन स्वीप किया था और 39 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन अब जमीन पर स्थिति बदल गई है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए हैं। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने से बीजेपी का आगामी चुनाव में नुकसान होगा, ये तो तय है, लेकिन कितना नुकसान होगा ये देखने वाली बात है। अब बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए टूटने के बाद अब बीजेपी के माथे पर सलवटें हैं कि आखिर कैसे 2024 में बिहार को फतेह किया जाएगा। और शायद इसीलिए अब बीजेपी पूरी तरह से इस विचार विमर्श में लगी है कि आखिर कैसे बिहार को जीता जाए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभय विश्वास, प्रवक्ता जेडीयू, अखिलेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, सर्वेश्वर पाठक, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। अभय जी, क्या लग रहा है कि अलग तो हो गए हैं और एक से अलग हुए हैं, बहुत सारे लोग साथ आ गए हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बिहार में बड़ा खेला करेंगे, तो क्या लग रहा है कि वाकई में खेला हो जाएगा? क्योंकि लोकसभा का वोट कहीं ना कहीं ये तय होता है कि ये वोट केंद्र की सरकार बनाने के लिए दिया जा रहा है। और जैसा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बहुत फ़ोन आ रहे हैं, जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो क्या लग रहा है कि बड़ा खेला कर लेंगे बीजेपी के सामने जैसे इस बार किया है? रूप से बिहार में बड़ा खेला होगा। आप लोग इंतजार कीजिए, तो समय सब कुछ जवाब मिल जाएगा। रही बात, आपने 2-3 प्रश्नों को हम हमारे समक्ष उठाया है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, आप ही के समक्ष हैं। लोकसभा के मामलों को आपने उठाया है, प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के। खेला तो हो गया, पूरा विपक्ष एकजुट है और बिहार लोकतंत्र की जननी है। आप जानते हैं कि बिहार राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है, और इस प्रयोगशाला में जितने भी प्रयोग हुए हैं लगभग वो सफल हुए हैं। चाहे आप पीछे के बहुत से इतिहासों को उठा करके देख ले, जब भी बिहार ने अंगड़ाई ली है, पूरे देश में सत्ता परिवर्तन करने का काम किया है। और बिहार ने इस बार महागठबंधन के माध्यम से यह संदेश देने में सफल हुआ कि हम सभी विपक्ष एकजुट होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा खेला होगा, वो आप लोगों को दिखेगा। ठीक है अखिलेश जी, बिहार में तो माथे पर सलवटें हैं और पूरा पसीने से नहाए हुए हैं आप।
घबराहट भी है और तमाम विरोधी मिल के आपको परास्त करने के लिए एकजुट भी हैं। अंदर वो जाने कितना एकजुट है कितना नहीं है, लेकिन आपके सामने तो खड़े ही हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो आपको स्वयं नहीं करना चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कोई सिलवट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक ऐसे तूफान का नाम है जिसके सामने ये छोटी मोटी ये बाधाएं जो है तो आधी की तरफ उड़ जाएगी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि बिहार के अंदर जो ये घटना घटी इस घटनाक्रम में नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल समाप्त हो गई और जीरो। लोग ये समझ गए कि ये बात कहते थे कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, इन तीन चीजों से हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो इसमें चौथा चीज जुड़ गया है, वो है कॉम्प्रोमाइज। यानी वो अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए किसी से कॉम्प्रोमाइज कर ले। अब ये प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम इनको नहीं मानते हैं। और अंदर ही अंदर कई नेताओं ने, देश के कई नेताओं ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं। बिहार के अंदर एक ऐसी पार्टी जो हमारा साथ और सहयोग पा करके 2010 में क्लाइमेक्स पर जाती है, 110 के आसपास जीतती है, और फिर 2015 में आकर के वो 76-77 पर चली जाती है, और 2020 में 43 पर चली जाती है। ये घटते हुए क्रम में मिटने की कगार में पहुंच रही ये पार्टी अब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रही है। मैं तो एक प्रश्न करना चाहता हूँ, बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूँ। आप चुपचाप सुन लीजिए जरा, हंसी मजाक मत कीजिए। कैसे व्यक्ति को आप बैठा लिए बीच में? मैं अरे बकवास कर रहा है, मैंने तो आपको सराहना की, सुनाई नहीं देता है, बड़े हो क्या? अरे भाई अखिलेश जी, अरे भाई साहब आप उंगली मत दिखाइए, अभी राजनीतिक विश्लेषक है, अपना सोच रहे हैं, सुन रहे हैं आप। अखिलेश जी, अखिलेश जी इनने थोड़ी तोड़वाया आपका गठबंधन भाई। अखिलेश जी अरे अखिलेश जी, अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी गुस्सा काहे हो रहे हैं? इनने थोड़ी तोड़वाया आपका गठबंधन नीतीश कुमार से। ये बेचारे सर्वेश्वर पाठक राजनीतिक विश्लेषक है। मैंने तो आपकी सराहना की, आपने जो बात बोला है मैंने आपको सपोर्ट किया कि आप सही बोल रहे हैं। सर्वेश्वर जी आएंगे आपके पास, आएंगे। अरे भाई आएंगे आपके पास, आएंगे। गठबंधन टूटता है तो गुस्सा आता है। राजनीतिक विश्लेषक हैं, कृपया नहीं आप उंगली मत दिखाइए भाई अखिलेश जी, उंगली मत दिखाइए किसी को। हाँ उंगली मत दिखाइए किसी को, मैंने बोल दिया है। आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? टूटते रहते हैं गठबंधन, सरकारें आती जाती रहती हैं, इसमें गुस्सा करने की क्या आवश्यकता है बताइए? अरे भाई गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सरकारें आती जाती रहती हैं, आप बनाइए, जिताइए। वही है जो आपने स्टार्टिंग में कहा, वही अभी इनमें झलक रहा है। इस चर्चा में हाँ करना क्या बेवकूफी है भाई? अरे भाई मैंने तो आपको सपोर्ट किया है, मैं आपसे विरुद्ध कुछ थोड़ा बोला। आपने जो भी बातें बोली वो सही मायने में सही बात बोल रहे हैं। बिहार में ओवर जनरल राज आया है, मैं तो आप ही की बात को उसी पे हटा के आप सही बोल रहे हैं। ठीक है अच्छा अखिलेश जी, बोलने दीजिए अखिलेश जी, चलिए मैं सर्वेश्वर जी, अरे भाई मैं आऊंगा, सर्वेश्वर जी आऊंगा। अखिलेश जी भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? गठबंधन टूटता रहता है, सरकारें आती जाती रहती है, इतनी नाराजगी? नहीं आपका ऑडियो इतना गड़बड़ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं बिल्कुल परेशान हूँ। अभी बहुत सारी चीजें गड़बड़ चल रही हैं आपके समय। हाँ बहुत चीजें गड़बड़ है। मैं यही कह रहा था कि आज भी वो सवाल अभी खड़े हैं, जो सवाल नीतीश कुमार जी ने 2017 में आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने के समय खड़े किए, और वो सवाल ये था कि बिंदुवार उन्होंने प्रश्न किए थे तेजस्वी यादव से कि आप जवाब दीजिए इस करप्शन का।
ये करप्शन में डूबे हुए लोग थे, इन पर करप्शन के चार्जेस थे और इन करप्शन के चार्जेस का उन्होंने जवाब मांगा था। क्या जवाब मिल गया? यदि जवाब नहीं मिल गया तो फिर आपने कैसे फिर उन लोगों से हाथ मिलाया? तेजस्वी यादव पर 11 मुकदमे हैं, ईडी ने मुकदमा किया है और वहां पर क्या कहते हैं सीबीआई ने मुकदमा किया है, और ऐसे लोगों के साथ आप जाके हाथ मिलाते हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, जनता इस बात को देख रही है। भ्रष्टाचारियों के साथ इन लोगों ने तालमेल किया है, अपराधियों के साथ इन लोगों ने तालमेल किया है। जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस मंत्रिमंडल के गठन में 82% लोगों पर आपराधिक मुकदमे हैं, जिन 82% लोगों के, और उसमें से 52% लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। उसमें पॉक्सो एक्ट पर भी में मुकदमा है, मोलेस्टेशन और एक्सटॉर्शन का भी मुकदमा है जी। और ऐसे लोगों को जब शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, तो इसको क्या कहा जाए? ये बिल्कुल ही ये जंगल राज की वापसी है बिहार के अंदर। और ऐसे लोग इस शासन में आए हैं जो लोग बिहार के अंदर इस प्रकार का माहौल निर्माण करने का प्रयास करेंगे जिससे लोग दहशत में आवे। ललित यादव, सुरेंद्र यादव, इन सब लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, इनके क्षेत्र में लोग इनसे डरते हैं और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इसलिए ये बात मान के चलिए, ये बिहार के अंदर जनता को डरा करके शासन करना चाहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। ठीक है सर्वेश्वर जी, अभी अखिलेश जी से कुछ नहीं कहिएगा। देखिए गुस्सा आता है, बराबर आता है, कोई ऐसा साथी छोड़ के चला जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है। गुस्सा आता है, सरकार जाती है, जिसको हमेशा ये आदत रही हो सरकार बनाने की, उसी की सरकार बिगड़ जाए, गुस्सा कैसे ना आए। लेकिन आज ये गलत हो गया कि वो आपके हंसने पे उनकी टिप्पणी हो गई। अब आपकी तरफ से जो होगा वो जाने क्या होगा। देखिए अरे सर्वेश्वर जी भाई, एक लाइन बस, आखिरी लाइन रह गई सवाल की जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो टूट फूट हुई है इसको क्या हल्के में ले लिया जाए? बीजेपी को नुकसान नहीं होगा इससे? देखिए त्रिशूल जी, अखिलेश जी को मेरी हंसने की बात अलग लगी, मुझे लगता है उनके कान में कुछ समस्या होगी, नहीं तो मैंने कुछ भी ऐसा उनके अगेंस्ट नहीं बोला। मैंने तो वो जो नीतीश पलटू राम के बारे में बोल रहे थे उन्हीं के समर्थन में बातें बोली, क्योंकि मैं भी एक बिहारी हूँ और ये दुख दर्द मेरे को भी है कि 2020 में जो मैंडेट मिला था वो जेडीयू और बीजेपी को मिला था, मतलब एनडीए को मिला था। और ये पलटू राम जो अपने आप को इंजीनियर प्रोजेक्ट किए थे और वो इंजीनियर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक एर्थ पाथ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभी बनाए हैं वो उनका प्राइम ओपोनेंट था 2020 में, और जब बात आने लगी तो फिर इन्होंने अपना वो पत्ता खोला और पलटू राम जी सुशासन बाबू से पलटू बाबू हो गए। उन्होंने कहा मैं एक इंजीनियर हूँ, प्रदेश का विकास जो एक इंजीनियर करेगा वो एक 8वीं पास नहीं करेगा, और उन्होंने सही कहा था। लेकिन देखिए उनकी चरित्र देखिए, उनका महत्वाकांक्षा कितना बड़ा है। देखिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 2004 में इंडिया साइनिंग के कारण वाजपेयी जी चुनाव हार गए, उसमें भी बीजेपी की एक बहुत बड़ी भूल थी, आडवाणी जी को प्रोजेक्ट कर दिया। अगर माननीय अटल जी रहते हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तो वो भी चुनाव जीत जाते बीजेपी, लेकिन जो हुआ वो हुआ। मैं यहाँ पे इसलिए ले जा रहा हूँ पीछे कि उस समय आरजेडी लालू यादव अपने फुल फॉर्म में थे 2004 में, मात्र 24 सीट जीते थे 40 सीट में से। याद है बिहार से एमपी की जो संख्या है वो 40 सीट है। आरजेडी जब अपने फुल फॉर्म में होती है लालू यादव के समय में तो 24 सीट जीतती है। और ये पलटू बाबू सुशासन बाबू की इतनी हैसियत नहीं रही कि अपने दमखम पे कभी बिहार में सरकार बनाए हो। 15 साल के कार्यकाल में कभी कांग्रेस बीजेपी के कंधे पे हाथ डाल के बनाया या आरजेडी के पैर पकड़ा? आप सोचिए त्रिशूल जी कि ये बिहार की कितनी बड़ी व्यथा हो गई है।
नहीं, मैं ये एक तो कह रहा हूँ ठीक है, भाई, इन्होंने बहुत सुधार मैं के ये कह काम रहा हूँ किए, जो आपसे, जंगल राज वन था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ लोकसभा में क्या असर पड़ने वाला है, लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि नुकसान नहीं होगा क्या? आप सुनिए, जो पिछला लोकसभा 2019 का इलेक्शन था, उसमें बिहार की जनता ने जेडीयू बीजेपी को 39 सीटें टोटल दी हैं, 38 या 39, अगर मैं गलत हूं इसी के आसपास है। गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था। 2020 में अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो नीतीश कुमार के खिलाफ थी, बीजेपी के खिलाफ नहीं थी। और बीजेपी अगर सीटें ज्यादा मिलती तो भी अच्छा परफॉर्मेंस करती, लेकिन बीजेपी को भी 100 से ऊपर सीटें मिली थी। अब इन्होंने क्या जीता होगा? कितना? अब 77 क्या जीता। लग रहा है? और दूसरी बात, नहीं बता रहा हूं ना, मेरी बातें तो सुनिए, जो आपने सवाल पूछा है मैं उसी पे तो आ रहा हूं। बिहार का जो भी प्रबुद्ध वर्ग का है, आज का नया युवा जवान जो भी है, वो बीजेपी को बिहार में फुल फ्लेज रूप में लाना चाहता है। और देखिए, नीतीश कुमार की हालत तब पस्त हुई जब बीजेपी ने 243 सीट जो विधानसभा के हैं उस पे प्रवास का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इनका प्रवास का कार्यक्रम का आप मतलब समझते हैं कि इनके पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, नेता, एमएलए, एमपी कोई भी हो, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके रुकता है, वहां पे रात बिताता है, किसी सामान्य कार्यकर्ता के यहाँ रुकता है, बैठता है, खाता पीता है, सोता है। और वो पूरी तैयारी बीजेपी की है। आपने शुरुआती भाषणों में, शुरुआती अपने स्क्रिप्ट में बोला है कि जो लोकसभा का इलेक्शन है राज्य के इलेक्शन से डिफरेंट होता है। और अगर देखिए, बड़े बड़े चैनलों ने भी पोल करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, अभी भी वही आ रहा है कि आज भी अगर लोकसभा का चुनाव हो जाए तो बीजेपी जो एनडीए अलायंस है उसको 300 प्लस सीटें आएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। बिहार में तो बिहार में अब बीजेपी के पास तो कोई चारा नहीं है। ये छोटी मोटी पार्टी जो कुकुर मुत्ते वाली पार्टी होती है, इसको अगर कोई आ भी गया 2-4 सीटें दे दे तो कम से कम इसको 35 से लेके 36 सीटों पे खुद लड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से 30 प्लस सीटें बीजेपी लेके आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब 34 से 35 आज मैं लिख के देता हूँ। आपको याद होगा 5 राज्यों के चुनाव में मैं बोला करता था कि ठीक है भाई, ठीक है, ठीक आप कहते थे आप भविष्यवाणी करते हैं क्या? ठीक है भाई, ठीक है। पाठक जी तो अपना ही बता दिए कि हम भाई आप ही के समर्थक हैं, तो उनके समर्थन में बोल रहे हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन सुनिए मेरी बात, जो छलावा आपने किया है, बोल रहे थे हम बिहारी झूठ नहीं है, बिहारी हम सुनिए, बिहारी हूँ तो मैं कहूँगा मैं समर्थक हूँ। हमें बिहार में जंगल राज 2.0 नहीं चाहिए। हमने बोला बिहार में जंगल राज 2.0 नहीं चाहिए था। बोल रहे हैं आप जेडीयू और एनडीए को बहुमत मिली थी, लेकिन पलटू बाबू ने पलट दिया। आपके ज्ञान को वर्धन करने की जरूरत है, ज्ञान बढ़ाइए। राजनीतिक विश्लेषक का जो पैमाना, ज्ञान को वर्धन करिए। चलिए बताइए मेरा ज्ञान क्या वर्धन करेंगे आप? मुझे नहीं पता, लेकिन ज्ञान का वर्धन कीजिए। अरे भाई चुपचाप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हमको पकड़ लिया मैंने। वो कृपया सुन ले। बोलिए बोलिए बोलिए। इन्होंने कहा, अरे भाई सुन, सर्वेश्वर जी बताइए, सर्वेश्वर जी, पाठक जी सुनिए, पूछे ना ज्ञान वर्धन में ना करेंगे किस विषय पे? इन्होंने कहा कि 2015 के चुनाव में 2020 के चुनाव में मैंडेट किसे मिला था। इन्होंने 2015 का चर्चा नहीं किया कि 2015 के चुनाव में मैंडेट किसे मिला था। इन्होंने कहा कि आप क्या बोल, मैं सब बता दूंगा आपको भाई। किसे मिला था, इसको आपने साथ नहीं सुना था। उसको भी बोलना चाहिए था कि 2015 के चुनाव में मैंडेट किसे मिलना था। आपने कहा 2009 के चुनाव की चर्चा की, आपको पता होना चाहिए कि जब 2004 बोला है, कान को ठीक रखिए। 2004 का मैंने डेटा दिया है लोकसभा इलेक्शन का। आगे भी 24 2009 का जिक्र भी नहीं किया। हल्ला करने से आवाज नहीं दब जाती। सुना कीजिए, जब हम बोल रहे हैं तो सुना कीजिए। आप 2020 की विधानसभा का चुनाव का चर्चा कर रहे थे, 2015 का आप भूल गए थे। ज्ञानावर्धन किया कीजिए। हम चलते हैं फिर अपने मुद्दे पर।
घटते क्रम और बढ़ते क्रम, तो घटते क्रम में जा रहे हो ना, और कहाँ जा रहे हो? लाजमी है। अरे भाई सुन बेचैनी लीजिए लाजमी है। सर्वेश्वर जी, तो सुन सुन लीजिए। लीजिए ना, बेचैनी आप लोगों की लाजमी, हम समझ सकते हैं। बिहार में आपको वो हालत जनता करेगी, जो आप नाव डूब रही हो पानी में, और ध्यान से सुने, उसके लिए हमें बेचैनी किस बात की भाई? आप ही को बेचैनी दिख रहा है, वो दिख रहा है, आपको भी बेचैनी झलक रहा है। 2000 अरे बेचैनी एक बिहारी जो बिहार का निवासी है उसको बेचैनी नहीं होगा तो वो बिहार का मूलतः निवासी ही नहीं है कि ये पलटू राम जंगल राज वापस लेके आ गया। सोच ही नहीं रहे हैं। आप सोचिए, 164 विधायकों का समर्थन है, ऐसे नहीं सरकार बनी है। सुन लीजिए, बिहार के लोग आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 5 सीट पार कर पाएगी। और आज ये लिख करके रख लीजिए कि आने वाले समय कभी पढ़ा कीजिए कितना वोट परसेंटेज किसको मिला है, उसको देखिए ना, तब आप समझ पाएंगे वहां की बात। और रही बात पिछले, ये जो अभी का बेचैनी बढ़ा है इन लोगों को, आपराधिक मामले, हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश भाई जी बता रहे हैं, बड़े भाई हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार का जिक्र नहीं किया कि केंद्र सरकार में कितने माननीय मंत्रीगण पर आपराधिक मामला दर्ज है, कितने इनके सांसदों पर आपराधिक मामला दर्ज है, उसकी चर्चा तो नहीं करते। हम आपके साथ थे तो हम ठीक थे, आपका साथ छोड़े हम खराब हो गए। क्या गजब का आपका भाई नजरिया है और विचार है, गजब आप लोग सोचते हैं। अरे जो हम पहले थे आज भी वही हैं, सिर्फ आपका साथ छोड़ा है। और साथ छोड़ा है किस लिए? बिहार के विकास के लिए, अमन चैन के लिए। आप नहीं आज का सबसे बड़ा जोक, हम बिहार के विकास के लिए पलटू बाबू पलट गए। देंगे मुद्दा हमारा बेरोजगारी और महंगाई होगा। और यहाँ से हमने पहले ही कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यह बतलाएगी कि आगे आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उस किस पैमाने पर होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कब कहा कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ? उन्होंने तो सीधा कहा कि चलिए ठीक है भाई, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे, और विपक्ष एकजुट होगा, उनके नेतृत्व में विपक्ष मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगा। बेचैनी मत खाइए, बेचैनी का टैबलेट मत खाइए आप। ठीक है अखिलेश जी, 10 लाख रोजगार की बात कर रही है जेडीयू, 10 लाख नौकरियों की बात कर रही है, और ये तमाम चीज़ें जो कह रहे हैं, अगर कर दिखाया कुछ तो फिर कहाँ कैसे कुछ होगा? मुझसे सवाल है? हाँ, आप ही से सवाल है, आप ही से है। कर दिखाया तो अब तक क्यों नहीं किया? अब तक तो आप साथ थे, अब तक तो आप साथ थे, हमारे साथ वो थे। ये सवाल तो आप ही से, ये सवाल तो आपसे भी 21 महीने से साथ थे आप, और आप भी जिम्मेदार हैं। आप सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन। हमारे साथ थे, सरकार के मुखिया थे, ये ऑडियो भी, ये वीडियो भी सब जगह वायरल हो रहा है कि वो खुद कह रहे थे कि कहाँ से लाएगा ये नौकरी, कहाँ से लाएगा ये पैसा, कहाँ से देगा, ये क्या करेगा, अपने बाप दादा का के समझ जो चुरा के घर में रखा है उससे देगा क्या? ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे, हम नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। दूसरी बात, ये उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि मतलब कि ये जहां जहां भाषण किए उस भाषण में इधर के दिनों में वो आपा खो जाते। तो तेजस्वी जी के बारे में बाप दादा सबको उन्होंने लिखा है। विधानसभा के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष के प्रति जो उनका व्यवहार रहा उसको भी पूरा देश देखा है। इतना ही नहीं, पत्रकारों के सवालों के दबाव पर जिस तरह वो आपा खो जाते और जिस तरह से वो बोलते थे, इसको सबने देखा है। तीसरी बात कि जो लोग ये क्या कहते हैं, आरोप लगाए थे, वो सारे आरोपों से तेजस्वी यादव को आज मुक्त करते हैं। तेजस्वी यादव को आज मुक्त करते हैं। अब तेजस्वी यादव किसी आरोप पर कोई आरोप नहीं है, वो सभी भ्रष्टाचार के आरोपियों से मुक्त हो गए हैं। तो फिर उधर से तोड़ करके आए और यहाँ पर आए और फिर यहाँ से वो चले गए, उसका कोई कारण नहीं बता रहे। और ऐसी पार्टी
जिस पार्टी को 2014 के चुनाव में एक एक सीट का लाला पड़ गया था नरेंद्र मोदी जी के सामने, और वो कह रहा है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको हम हरा देंगे। अब लोकसभा चुनाव में ये हमारी स्थिति आज यह है कि हम जितने लड़े थे उतना जीते हैं, ये जितना लड़े थे उसमें से एक हारे। लेकिन जब धारा 370 का मुद्दा हो, जब सीएए का मुद्दा हो, जब क्या कहते हैं कॉमन सिविल कोड का मामला हो, जब ये अग्निवीर का मामला हो, जब क्या कहते हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला हो, सब में हमारे खिलाफ में रहे। तो इनके पार्टी को अपनी ताकत लगाकर जिताने का हमको लाभ क्या था, जरा ये हमको बता दीजिए। अब रही बात कि हम बिहार के विकास के लिए इनके साथ थे। अब जिन लोगों को बार बार ये कहते थे कि ये चोर हैं, लुटेरे हैं, इन लोगों ने अकुत संपत्ति अर्जित की है, बिंदुवार ये जो उन पर आरोप पत्र गठित किए थे, उसका जवाब मांग रहे थे, आज उन्हीं के साथ चले गए। तो एक बात समझ लीजिए, जब आदत हो जाए घर के चौखट लांगने की, तो वो आदत फिर बदलती नहीं है। ओंकारा सिनेमा जो देखा होगा वो समझ रहा होगा, लंगड़ा त्यागी जो वो कह रहा है कान में कि 21 वर्ष मेरे साथ रहने के बाद भी तो मेरी नहीं हो तो तुम्हारी होगी, वही वाला हाल है। अरे भाई ठीक है अखिलेश जी, अभी मैं रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। अखिलेश जी, ये तो आप जो कह रहे हैं आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन क्या लगता है कि नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होगा, हम फायदे में होंगे, क्योंकि ये सत्ता जिता करके लोकसभा और राज्यसभा में इनके सांसदों द्वारा हमारे जब महत्वपूर्ण मुद्दे हो तो खिलाफ में भाषण हमको फायदा होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के अंदर हम इनके साथ असल में थे, एक बात है, हम काम भी कर रहे थे और अपराध पर हमने नियंत्रण किया था, भ्रष्टाचार पर हमने नियंत्रण किया था, और जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे लगाते रहे उनके साथ जाके भ्रष्टाचार, ये इनसे ये पूछिए ना 17 में इनको पार्टी छोड़ने का क्या कारण था, आरजेडी को छोड़ करके क्यों आए? क्या वो सारे मुद्दे आज समाप्त हो गए हैं? यदि नहीं हुए हैं तो फिर हमको छोड़ने का क्या, हमको छोड़ के जाने की जरूरत क्या? ठीक है, ये चले गए। फोन आ रहे हैं ना, लेकिन लोकसभा फोन आ रहे हैं ना, इसलिए फोन आ रहे हैं ना, कहाँ से लोग, अरे भाई इधर उधर से लोग फोन कर रहे हैं ना कि आप ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। वो इधर उधर से लोग फोन रहे कि आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो भाई प्रधानमंत्री की इच्छा से वो कहे, अच्छी बात है। आज जो बताइए प्रधानमंत्री के जो क्लियर कर दिया, नहीं प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हो, इस प्रकार से जिस पार्टी प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार हो वो अपना गढ़ भी नहीं जीत पाएंगे। तो कह रहा हूँ जो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का ख्वाब वाले हैं, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मीठे मीठे सपनों को देखिए, आनंद लीजिए उसका, लेकिन इन मीठे सपनों के पीछे मत चलिए, ये बेवकूफी होती है। प्रधानमंत्री होना और इसके लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर की छवि बनाना, जो हमारी कृपा पर कृषि मंत्री हुआ हो, जो हमारी कृपा पर रेल मंत्री हुआ हो, जो हमारी कृपा पर ये सरफेस मिनिस्टर रहा हो, जो हमारी कृपा पर मुख्यमंत्री रहा हो, जो 6 विधायकों वाली पार्टी को यहाँ तक जिसके जो भारतीय जनता पार्टी के सहारे चला हो, और वो आज हम कहे कि हम प्रधानमंत्री हो गए। अरे अकेले लड़े थे 15 में, 14 के चुनाव में लोकसभा में सीटों के लाले पड़ गए थे और हमने सरकार बनाया था पूर्ण बहुमत का। आज 303 हमारे सांसद हैं बिहार के अंदर, देश के अंदर, और देश के अंदर इतनी बड़ी छवि है, दुनिया के अंदर इतनी बड़ी छवि है, और जो लोग एक बिहार के अंदर अपनी लोकप्रियता को कंसिस्टेंटली बरकरार नहीं रख पाते हैं, और ऐसे लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री होंगे, तो भाई देखिए सपना देखने से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं वो उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ। एक बड़ा जानवर होता है, वो बैठा भी रहता है, उसके सामने बहुत जानवर खड़े भी होते हैं तो वो छोटे लगते हैं, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुंगेरी लाल का उनका हसीन सपना है जो इस जन्म में पूरा नहीं होने वाला। ठीक है सर्वेश्वर जी,
मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या आप जेडीयू को, आरजेडी को बिहार से बिल्कुल नकार रहे हैं क्या, लोकसभा को लेकर? देखिए, बिल्कुल नकारने की वजह भी है। देखिए, इसमें बीजेपी की भी अकर्मण्यता साबित हुई है। 15 साल लालू राज रहा, वो जंगल राज रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद बीजेपी के साथ बीच में नीतीश जी, पलटू बाबू उधर चले गए 2 साल, जो भी हो। आप ये पलटू बाबू मत बोलिए, बार बार बीजेपी आपको के ठसका लग रहा है। आप जैसे बोलते हैं खांसी आने नहीं लगी, नहीं, ठसका तो? देखिए, मेरे को पिछले 5 दिनों से फीवर था। अच्छा अच्छा, और उसके नहीं बाद ऐसा गला आप खराब 2-3 हो गया। बार जैसे पलटू बाबू बोलते हैं ऐसे आपको, हाँ ठीक है। तो देखिए, एक जेन्युइन कंसर्न जो है, उसके तहत अगर आज लोकसभा का चुनाव हो तो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पे उतनी लागू नहीं होगी। अभी भी प्रधानमंत्री पद के जो दावेदार हैं और पहली पसंद में मोदी जी ही आते हैं। कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं है और विपक्ष में तो है ही नहीं। आपको याद होगा त्रिशूल जी, 2019 इलेक्शन से पहले, काउंटिंग के एक दिन पहले भी चंद्रबाबू नायडू जी बड़े उछल कूद कर रहे थे। हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से हैदराबाद, कोलकाता, ममता बनर्जी के पास दौड़ के जाना, तो इधर जाना उधर जाना। नतीजा क्या हुआ आप हम सब जानते हैं। देखिए, स्टेट इलेक्शन भी होगा और अगर बीजेपी सही तरीके से मेहनत करे, जनता के पास पहुंचे, तो बीजेपी फुल बहुमत में सरकार वहां पे बनाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार के दिल लद गए, उन्होंने 2020 के इलेक्शन में ही अरे बोला कहाँ था। लद गए भाई, कहाँ लद गए? अच्छों को लाद दिया उन्होंने। कहते हैं ना, विपत्तियां जब आती है कायर को ही तड़पाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, बल अपना नहीं धीरज खोते। और साथ ही साथ जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो वही सुशासन बाबू अब जो पलटू बाबू बन गए, उनके ऊपर नाश का जो पहरा शुरू हो चुका है। नहीं तो जो आदमी एक 8वीं पास पे ये आरोप लगाया अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर पे कि चिड़ियाघर की जमीन के मिट्टी को बेच के पैसा कमा रहा है, और उसी आदमी को वापस उसी पोस्ट पे पदासीन करवा दिया गया। ठीक है, और बड़े खुश होके। चलिए, और वो 8वीं पास आके कम से कम सर्वेश्वर जी देखिए, मुझे बड़ा ऐतराज होता है कि जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो लोकतंत्र जिंदाबाद, और जब बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं रहती है तो लोकतंत्र मुर्दाबाद। ए भाई, महाराष्ट्र में भी वही सेम स्टोरी हुई थी। ये गलत बात है भाई। महाराष्ट्र में भी मैंडेट बीजेपी और शिवसेना को मिला था। चलिए, मैं आऊंगा यहाँ भी 2020 आ रहा हूँ मैंडेट जेडीयू नीतीश बाबू आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अभय जी, आपके सामने सबसे बड़ा एक जो यक्ष प्रश्न है वो ये है कि इतने बड़े कद से कैसे लड़ेंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री की बात जो चल रही है, नीतीश कुमार ने भी कहा कि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, हमको नहीं पता कहाँ से वो फ़ोन आए हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, ये बहुत आसान बात है इतने बड़े कद को, इतनी बड़ी सुनियोजित रणनीति की चुनौती? और इसके पहले भी जब बिहार की क्रांति हुई है, बिहार से क्रांति उठती है तो पूरे देश में उसकी ज्वाला जाती है। इंदिरा गांधी जी का शासन, सुन लीजिए भाई, सुनारे भाई, सर्वेश्वर जी सर्वेश्वर जी चुप रहिए। आपकी तो बातों को हम नकारते हैं सीधे तौर पर। आपका तो राजनीतिक विश्लेषक, आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, हम बार बार कहते हैं। ठीक है भाई, ये लोग बार बार 2014 याद दिलवाते हैं, लेकिन 2015 भूल जाते हैं कि 2015 में जब नीतीश, उस समय भी इन लोग यही कहानी कहते थे, कथा कहते थे, फिरते थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये लोग तो 2015 में के चुनाव में हम लोगों को मार दिए थे, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ थी। और उस समय
जब जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल एक साथ चुनाव 2015 के चुनाव में लड़ा, तो आपने देखा था कि क्या हुआ था। 2015 का रिजल्ट आपको याद होगा, बीजेपी रो रही थी। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए सर्वेश्वर जी, सुन उसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी जब पूरे देश में अछूत हुआ करती थी स्टार्टिंग में, उस समय जब कोई नहीं इनके साथ जा रहा था, तब हमारे माननीय नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इनके साथ जाने का काम किया और पूरे देश में एक माहौल बनाने का काम किया और पूरे देश के जो भी कांग्रेस की विपक्षी पार्टियां थी उनको एक करने का प्रयास किया और एक हुआ, और तब भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची थी। ये लोग क्या बात करेंगे, सुन लीजिए। इसके बाद 2014 की बात ये लोग बार बार करते हैं। अपना इन लोगों को इतिहास भूलने की पुरानी आदत रही है, इतिहास तो ये लोग पढ़ते नहीं है और उसको ना याद रखते हैं। ये लोग तो जो तत्कालिक देखते हैं वही एक्शन का रिएक्शन देते हैं। 2015 ये लोग बार बार 2014 और 2015 का जिक्र नहीं करेंगे, 2014 का जरूर करेंगे जब हम अकेले लड़ रहे थे, लेकिन 2015 का भाई सुन लीजिए सर्वेश्वर जी, सुन लीजिए, मैं आपको भी समय दूंगा, सुन लीजिए भाई जी। नहीं, इनके समय में तो कोई बोलता नहीं है। हाँ, तो ये अपना भरपूर बोलते हैं, लेकिन ज्ञानावर्धन तो करेंगे नहीं। धर्म पढ़ लेंगे तो हमको लगता है कि अच्छा रहेगा। राष्ट्र धर्म का पालन सब करें जी, एकदम निश्चित रूप से होना चाहिए। राष्ट्र धर्म का सभी पालन करते हैं। ये लोग बार बार सत्ता बदलने की ये कहावत वही पालन करते हैं कि ये करे तो बहुत सुंदर और हम करे तो सबसे खराब हो गए। रही बात गठबंधन टूटने की, आप किसी के घर में डाका डालिएगा, किसी के घर को तोड़ने का प्रयास कीजिएगा और हम आपके साथ रहेंगे। इन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत करके इन्हें इनके 17 सांसद दिए, और ये नहीं कहेंगे कि 2020 के चुनाव में हमारे पीठ पीछे कितना भाला भोंके हैं। ये कौन बढ़ाया है था, कौन पीछे हमारा साजिश रच रहा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उसी समय कह दिया था कि हमारी सीटें कम नहीं हुई है, जानबूझ करके कम कराया गया है और इन लोगों ने साजिश के तहत हमारी सीटें कम कराई है, हमें चुनाव हरवाने का प्रयास किया है। ये तो जब बिहार की जनता थी जो हमें 43 कम से कम सीट दी कि हम सत्ता में रहने लायक रहे, नहीं तो इन लोगों ने तो आउट ही कर दिया था। और उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। ये लोग बार बार कहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहने के लिए करते हैं। उन्होंने, आपको भी याद होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मुझे नहीं बनना, हमको मना कर दिए थे। 8 बार में कहीं लेकिन लालच दिखाई नहीं, 8 बार में लालच कहीं नहीं दिखा। नहीं, ये लालच 8 बार में कहीं दिखाई नहीं। वो तो बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं ना। निश्चित रूप से बिहार के विकास के लिए काम हो रहा है। और बिहार की विकास किन्होंने किया, आप देखिए 2000 जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, बिहार कहां से कहां गया। अभी उनको 21 महीने में लगा कि बीजेपी नहीं कर पाएगी बिहार का विकास, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरजेडी के संग करेंगे। आप देख लीजिए इनके कार्यकाल में महंगाई कितना बढ़ा। महंगाई पर ये नहीं बोलेंगे, किसानों की समस्याओं पर नहीं बोलेंगे, रोजगार पर नहीं बोलेंगे, तो हम कितना दिन बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ये मान लीजिए भाई, सुनिए, अलग रास्ता अख्तियार करना था और हमारे ही घर में डाका डाल के घर को तोड़ने का प्रयास करेंगे। अभय विश्वास जी 6-8 महीने बाद ये लगने लगे कि नहीं, आरजेडी के संग भी बिहार का विकास नहीं होगा, फिर बीजेपी के संग विकास होगा, फिर ये क्या। आप देख लीजिए, नहीं, आप देख लीजिए ना, जब से ये नई सरकार का गठन हुआ है तब से लगातार विकास पर ही काम हो रहा है। और आते आते 35,000 वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की दिखा दी गई और उसको बिहार के तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से बहाली करने का निर्देश भी जारी हो गया। तो सरकार, चलिए मैं आऊंगा आपके पास, उस पर मैं आऊंगा भाई, आऊंगा। अरे बिल्कुल सुपरहिट सरकार में आऊंगा। पीड़ा है, यही लोगों को पीड़ा है, यही आते आते यहाँ ये रोजगार पर काम करने लगे। बिल्कुल ये लोग तो करते नहीं है ठीक और ना करने देना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ 2-3 ठीक है भाई, ठीक है, देश को भटका के रखेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस मुद्दे के तहत सरकार बनाया है, जिसकी उनकी पहचान है, और ये कहते हैं कद, अच्छों का कद बिहार ने डाउन किया है, अच्छे लोगों का कद बिहार ने डाउन किया है। ठीक है अखिलेश जी, सभी वर्गों का अखिलेश जी देखिए, सरकार चल रही है। अखिलेश जी इस बात पे क्या कहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री पद का कोई लालच उनको नहीं है, तो भी 8 बार मुख्यमंत्री वो रह गए, और हर बार अगर कोई निर्णय नीतीश कुमार ने लिया है तो बिहार के विकास को लेकर लिया है। एक बात, मैं 2-3 बातों का बिंदुवार जवाब दे देना चाहता हूँ। जैसे एक बात है कि ये कहा जा रहा है कि 2015 का चुनाव, 2015 के चुनाव
में ये सब लोग एक साथ लड़े थे, हम 53 सीट ले आए और आप हमारे साथ लड़कर 43 सीट ले आए। अब आप कहते हैं कि हम हरवाने का प्रयास, 2 सीट की चर्चा मैं करना चाहता हूँ, गोविंदगंज और लालगंज। वो लोजपा का सिटिंग उम्मीदवार यही 2 जगह था और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने लोजपा के सिटिंग विधायक को हराने का काम किया और दोनों जगह हमारा विधायक है। भागलपुर में हमारा उम्मीदवार लोजपा के कारण हारा। आपकी लोकप्रियता नहीं थी, आपका जनाधार नहीं था, तो लोजपा अपने जनाधार का वोट लिया और आप फेल कर गए। हम नहीं बोले हैं अभय जी, सुनिए, अब आप सरकार में हैं, आपका जनाधार नहीं था, आप हार गए तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक नेतृत्व का सवाल है, मैं ये आज ये कहूं तो थोड़ा सा ये अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की क्या स्थिति है? उपेंद्र कुशवाहा, श्रवण कुमार, ललन सिंह, ये सारे नाम जो है और पार्टी के अंदर है, ये कौन किसका नेतृत्व स्वीकार करने वाला है? और बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड पर नीतीश कुमार जी का पकड़ ढीला हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बिहार से वो न राज्यसभा बनाए न विधान परिषद का सदस्य बनाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर बिहार से किसी भी व्यक्ति को बनाएंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा। और इस भय से ये पार्टी देश की पार्टी है, ये बिहार की पार्टी है। यहाँ अगर किसी को विधान परिषद का सदस्य बनाते, किसी को अगर राज्यसभा का सदस्य बनाते तो इनकी पार्टी को लाभ होता, लेकिन वो इस भय से कि अगर यहाँ के किसी को बना देंगे तो रिवोल्ट हो जाएगा, इसलिए बाहर के लोगों को बनाए। कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पार्टी पर पकड़ ढीली होती जा रही है। अभी उपेंद्र कुशवाहा फिर दिल्ली प्रवास पर है, वो भवन में बैठ गए हैं जाकर के। अब इसके बावजूद भी इनको लगता है कि हम देश की राजनीति करेंगे, तो ये तो बड़ा आश्चर्य का बात है भाई। और आप हमारे बैसाखी के सहारे और कभी आरजेडी के बैसाखी के सहारे अपना बेहतरीन पार करते रहे। हम कम सीट लेकर के ज्यादा हमेशा जीतते रहे, हमारा स्ट्राइक रेट ज्यादा है और आपका स्ट्राइक रेट शुरू से कम रहा है। फिर भी आप हमारे बारे में फिर भी आप ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, 2024 का चुनाव हमारे सामने है। हम 2 सीटों से आगे बढ़े थे और हम जनता दल यूनाइटेड की तरह हम किसी पार्टी के सहारे आगे नहीं बढ़े थे। हम आरजेडी की तरह, भारतीय जनता पार्टी के आरजेडी जैसे भाजपा के समर्थन से पहली बार लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, ऐसा हमारे साथ नहीं था। हम अपने बलबूते आगे बढ़े थे और संगठन के काम के बल पर घर में जा करके अपनी बात रख करके अपने पार्टी को हमने संवारा है, सजाया है और हम आगे बढ़े हैं। और इसी बल पर हम ये कहते हैं 2024 के चुनाव में सबका सुपड़ा साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिहार से सबसे ज्यादा सीट ले करके। ठीक है सर्वेश्वर जी, समाज के सभी वर्गों के पास ठीक है भाई, ठीक है, सबके साथ काम करेंगे, सबके साथ बैठेंगे और करेंगे। बूथ तक हमारी इकाई है और हम अपने आप को मजबूत करके हम संगठन के बल पर काम करते हैं। विपक्ष में होने के नाते हम सरकार के कमियों को जरूर उजागर करेंगे, लेकिन हमारा ये उद्देश्य होगा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता परिश्रम की प्रकाष्ठा तक जाए, संगठन के लिए काम करे, एक उद्देश्य के लिए काम करे, एक लक्ष्य के लिए काम करे और बिहार में सबसे ज्यादा सीट लेकर। ठीक है सर्वेश्वर जी, देखिए अभी अभय जी कह रहे थे कि 35,000 नौकरियां निकाल दी है और भी नौकरियां दे दी। क्या लगता है आपको कि प्रभावित नहीं होगा वोट इससे? नहीं, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार के पास ये मैजिक वेन जो जादू की छड़ी थी, 9 अगस्त से पहले ये वैकेंसी निकालने का नहीं था। देखिए ये राज्य ऐसा है जो हर राज्य अपने जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं लेता, पीटी का एग्जाम हुआ तो हाई कोर्ट इंटरवीन करती है कि गलत हुआ तो उसको रद्द कर दिया जाता है। 3 साल में ये माननीय इंजीनियर बाबू, सुशासन बाबू, पलटू बाबू बिहार के नौजवानों को ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं दे पाते हैं। इसमें बीजेपी भी जिम्मेदार है कि इन 15 साल में और जो ये नीतीश बाबू का ये समय चल रहा है उसमें बीजेपी भी शामिल थी।
वहां की शिक्षा व्यवस्था को सुधार नहीं पाए। देखिए बिहार की दुर्दशा क्यों है, वहां के दो बड़े नेता हुए, एक लालू हुआ, एक नीतीश हुआ। वहां से स्वतंत्रता सेनानी और भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं और मजदूर भर भर के भेजे जाते हैं दिल्ली। लेकिन ये दो कुपात्र नेता बिहार में न शिक्षा को बढ़ावा दिया, न स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया और न उस पे उस तरीके से काम किया। नीतीश बाबू ने बीजेपी के साथ मिलकर काम तो किया, लेकिन उस काम की गति जो है वो कछुए वाली गति रही। नहीं तो 15 साल में त्रिशूल जी एक राज्य कहां से कहां उठ जाता। और अभी भी वो बिहार हमें स्पेशल पैकेज चाहिए, भिखमंगे की तरह हाथ फैलाते चारों तरफ घूम रहा, हमें स्पेशल पैकेज चाहिए। अरे भाई अपने पैरों पे तो खड़ा हो जाओ। 15 साल और उसके बाद नीतीश बाबू जब थे, अभी अभी मतलब 9 अगस्त से जो भी पहले वो सभा में जाते थे, लालू दौर की बातों को कहते थे। और मैं हर अपने टीवी डिबेट में कहता था कि चाहे बीजेपी हो या नीतीश बाबू हो, अगर लालू दौर की बातें अगर अभी भी करते हैं, क्योंकि 15 साल से खुद सत्ता में है, तब ये बेईमानी होगी। लालू दौर में जो हुआ हुआ, जनता ने उसको उखाड़ फेंका। अब ये समय था इनका, लेकिन नहीं, 3 साल में इसकी विडंबना आप समझिए। वहां के बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देते हैं, तो ये कहां से इतने बड़ी वैकेंसी। आरसीपी सिंह को तोड़ रहे थे, चुप रहते क्या? जेडीयू को टूटने देते क्या? कोई टूट कहीं नहीं जा रहा था। ये नीतीश बाबू को देखिए, आप मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। एक तो बिहार में आईएसआई और पीएफआई का पूरा गढ़ जाल फैल रखा है। नीतीश बाबू का जो मुस्लिम तुष्टीकरण प्रेम था, हरिसैनी एकादशी के दिन बकरीद था, महोदय ने ट्वीट किया बकरीद का, हरिसैनी एकादशी का, हिंदुओं के त्योहार का ट्वीट नहीं किया। अभी रिसेंट घटना बताता हूँ। हज कमेटी में बड़े टोपी पहन के गमछा डाल के जाते हैं, लेकिन एक हिंदू को पटना हनुमान मंदिर में जाके कभी आरती करते नहीं देखा, या गुरुद्वारा है वहां पे, उसमें कभी जाके वो प्रार्थना करते नहीं देखा। तो ये ऐसे तुष्टीकरण करने वाले नेता शुरू से थे, इसीलिए बीजेपी इनसे परेशान थी। और ये जो मुस्लिम पकड़े जा रहे हैं, पटने में पकड़े जा रहे हैं पीएफआई वाले, दरभंगा में पकड़े जा रहे हैं, ये गढ़ बना दिया है नीतीश ने। क्यों? ठीक है, और आज से नहीं है। अब देखिए कितने बड़े मतलब ये मूर्खाधिराज कहा ही जाता ना, कि आज जब मीडिया उनसे पूछ रही है कि ये जो लॉ मिनिस्टर है, इस पे ये धाराएं हैं, ये वांछित अपराधी है, तो कहता मुझे नहीं पता। अरे 15 साल से महोदय आप उस राज्य के गृह मंत्री भी हो, गृह विभाग संभाल रहे हो, आपके पास डीजीपी, आपके पास एलओसी, आपके पास सीआईडी, इंटेलिजेंस विंग, सारा कुछ आपके महकमे पे है, और आपको ये पता नहीं होगा। अभय जी, क्या लग रहा है कि देख रही है, बहुत सारे आरोप आपके ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं? देखिए, और पाठक जी का जो देखने का नजरिया है, एक तो इनके नाम से ही जाहिर है कि इनका नजरिया कहाँ जाएगा। इनका जो देखने का मतलब नाम में मतलब यही तुम्हारी जो सोच है ना, हिंदू को डिवाइड करने की, यही तुम्हारी सोच तुम्हें दर्द में ले जाएगी। आ चुके हो, वो दिन दूर नहीं जब जीरो पे सिमट जाओगे। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। हाँ जी अभय जी, अभय जी। जी सुन पा रहा हूँ। इनको ये नहीं दिखता कि केंद्र सरकार में कितने मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है, लेकिन बिहार में कितने मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है, ये इनको जरूर दिखता है। तो इनका जो नजरिया देखने का है, उससे स्पष्ट है कि ये कहां जा सकते हैं, कहां सोच सकते हैं। और जब महंगाई जैसे मुद्दों पर, जब बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जैसे ही इन लोगों से चर्चा कीजिएगा, इस मानसिकता के लोगों से, तो सीधे धर्म पर आकर के गिर जाते हैं, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई हथियार नहीं बचता। सुनिए, पर आके एक ही धर्म पर आकर के गिरते हैं, क्योंकि इनका वोट का राजनीतिक धर्म है, और ये धर्म के आधार पर ही राजनीति करना जानते हैं। इनको ना महंगाई से मतलब है,
ना बेरोजगारी से मतलब है, ना किसानों की समस्याओं से मतलब है। इनको मतलब है तो सिर्फ अपनी जेब भरने से। रेल मंत्री रहते हुए रेल मंत्रालय किनके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। कोरोना काल बीते कितने साल बीत गया, लेकिन आम जनता आज भी रेलवे के भाड़े से त्रस्त है। बहुत से पैसेंजर ट्रेन को आज भी एक्सप्रेस बना करके चलाया जा रहा है, जबकि वो चलता पैसेंजर में ही है। तो इन लोगों का तो काम है व्यवसाय करना, लेकिन जनता के मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। जनता के मुद्दों पर बात नहीं करनी है। रुक जाइए, आप तो बार बार नहीं एक बार रुक जाइए, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। बातों को जवाब भाई रुक जाइए, देखिए ऐसे मत कीजिए। लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया था। हाँ। उद्योग और स्वास्थ्य दोनों किनके पास मंत्रालय था, ये इन्होंने नहीं बताया। अगर अच्छे काम नीतीश सरकार ने किए तो भारतीय जनता पार्टी की देन थी, और अगर नहीं हुआ तो वो नीतीश कुमार की देन है। उद्योग किसके पास था? उद्योग लगाने की जिम्मेवारी कौन था महोदय? अरे भाई सुन लीजिए ना, अभी एक दिन में इतनी बुराइयां थोड़ी निकली होंगी नीतीश कुमार में। महोदय सुन लीजिए सिर्फ। और रही बात, ये जो माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने हमारे संगठन प्रश्न उठाया। अब बताइए, हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है ये इनको दिख रहा है, लेकिन इनके घर के अंदर क्या होता है ये नहीं पता। सरकार बदली तो इन लोगों को लगा कि नहीं, अब उप मुख्यमंत्री का नेतृत्व सही नहीं था। इनको लगा कि अब प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए। अरे पहले आप अपने घर को देखिए। जब दूसरा टर्म हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बनाया, सुशील मोदी जी के साथ ये बताइए अभय जी, इन्होंने उनको हटा करके राज्यसभा भेज दिया। अभय जी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार की तो बहुत गहरी दोस्ती थी भाई। नेतृत्व एकजुट है, और एकजुटता के साथ हमारा नेतृत्व सबको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी कह चुके हैं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो यहाँ नेतृत्व का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ये जो विधवा विलाप करने की आदत है, सत्ता जाने के बाद इन लोगों की विधवा विलाप की पुरानी आदत रही है। ये लोग करेंगे, कर रहे हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। और हमारी संगठन में क्या हो रहा है ये इनको दिखता है, लेकिन इनके संगठन में क्या होता है नहीं दिखता। तो मतलब इस बार पेच फंसेगा भाई लोकसभा के चुनाव में। अरे पेच फंसेगा भाई लोकसभा के चुनाव में, बिल्कुल फंसेगा। चलिए समय समाप्त हो रहा है। अखिलेश जी, अभय जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल पूरा महागठबंधन बिहार में एक जुटता से लड़ाई लड़ रहा है। अब ऐसे में बीजेपी को बार बार मंथन करना होगा कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाए और कैसे महागठबंधन को तोड़ा जाए। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।